हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि रफाल प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड है। तो जब से ये न्यूज़ आई है कि इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ रही है बड़े रफाल के ऑर्डर्स देने के लिए, जिसके अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 114 एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं, $22 बिलियन के अप्रॉक्स हम खर्च कर सकते हैं, तब से इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। इसके विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि एक इनसिक्योरिटी है कि यहाँ पर अगर हम $22 बिलियन के अप्रॉक्स स्पेंड कर देंगे तो हमारा जो कैपिटल प्रिक्योरमेंट बजट है वो स्पेंड हो जाएगा और जो हमारे इंडिजिनस फाइटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा पैसा बचेगा नहीं और उनका प्रिक्योरमेंट अफेक्ट होगा, जैसे कि तेजस मार्क 2 का। तो ये पॉइंट सही है, पर इसके पीछे जो थिंकिंग है वो डीप नहीं है। तो कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। तो उसको अपोज करने से पहले हमें ये सोचना है कि इस डिसीजन को क्यों लिया गया है और इसके फेवर में पॉइंट्स देखने हैं। उसके बाद हमें काउंटर पॉइंट्स देखने हैं और अगर हमें फेवर में पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमें उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि स्ट्राइकर के केस में जब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करी थी जो कि इसको फेवर कर रहा है, तो हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हमने उसका अपोज किया था। लेकिन जब बात रफाल के प्रिक्योरमेंट की आती है तो वहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जो कि इसके प्रिक्योरमेंट को सपोर्ट करते हैं, और वहीं पर जो इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रूवन नहीं है और अजम्पशन बेस्ड हैं। जैसे कि रफाल के साथ हमने मीटियोर मिसाइल रिसीव ही नहीं करी, जबकि रियलिटी ये नहीं है। हाँ, रियलिटी ये है कि हमने मीटियोर फायर नहीं करी। अब क्यों नहीं करी, इसके पीछे ऑपरेशनल रीजंस हैं जो कि पब्लिक में नहीं आ सकते। तो जो क्रिटिसिज्म है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी वो वेट कैरी करेगा। आप रैंडम पॉइंट्स को सामने रखकर प्लेटफॉर्म का विरोध नहीं कर सकते। इंपोर्ट के आप खिलाफ है, जो कि होना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ आपको रियलिटी को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि हमारी एयरफोर्स ने पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बड़े नंबर्स में एयरक्राफ्ट ट्रायल किए हैं। चाहे यहाँ पर MiG-21 की बात कर लें, MiG-27 की कर लें, MiG-23 की कर लें, लेकिन उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट नहीं किए हैं। तो हम यहाँ पर खाली नंबर्स लैक नहीं कर रहे हैं, कैपेबिलिटी लैक कर रहे हैं। तो पास्ट में क्या हुआ इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 100 चीज़ें हैं जो कि हो सकती थी। हो सकता है हम बड़े नंबर में तेजस ऑर्डर कर देते, हो सकता है बड़े नंबर में Su-30 MKI ऑर्डर कर देते, हो सकता है जो MiG-23 हैं, MiG-27 हैं, उसको हम ना लेते, उसकी जगह दूसरा प्लेटफॉर्म लेते तो वो ऑपरेशनल होता, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें देखना है कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और अभी हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम एक दिन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तेजस प्रोग्राम हमारे हाथ में है, हम उसको बैक कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली तेजस मार्क 1 हमने पहले 83 ऑर्डर किए थे, अब 97 एडिशनल ऑर्डर कर दिए हैं। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन में है और डिलीवर हो सकते हैं, तो हमने इस पर कॉन्फिडेंस शोकेस किया। अब दूसरा प्लेटफॉर्म हम कौन सा ऐसा लें जिसको हम जल्दी ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट हमें दिमाग में रखना है जो कि हमने एक्स में कल मेंशन किया था कि ऑपरेशनल मैच्योरिटी पीरियड एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल होने से डिफरेंट होता है। एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट हो गया, ऑपरेशनल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेशनली मैच्योर हो गया। तो अगर आप इंस्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ नहीं कर सकते जो कि ब्रांड न्यू हो। अगर हम Su-57 को कल को लेकर भी आते हैं तो उसे ऑपरेशनली मैच्योर करने में एटलीस्ट 5 साल का समय लगेगा। फॉर इंस्टेंस, आपने Su-57 को परचेज कर लिया क्योंकि पाकिस्तान ने J-35 को परचेज किया है, तो अब डिलीवरी को लेने से पहले 1-2 साल आपको ग्राउंड वर्क करने में लगेगा, जिसके अंतर्गत आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जो आपके सीनियर पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आप भेजेंगे रशिया ताकि वो ट्रेन होकर आएँ। फिर सप्लाई चेन जो है उसको आप तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब एयरक्राफ्ट आपको मिलना स्टार्ट होंगे, उसके बाद एक अलग टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें पहला एयरक्राफ्ट आप इंडक्ट करेंगे, फिर पहला स्क्वाड्रन इंडक्ट किया जाएगा, फिर स्क्वाड्रन को एक्टिवेट किया जाएगा, फिर लोकल कन्वर्जन स्टार्ट होगा जिसमें आपके जो सीड पायलट्स हैं जो कि शुरुआत में ट्रेन होकर आए हैं वो दूसरे पायलट्स को, फिर ग्राउंड स्टाफ को ट्रेन करेंगे। उसके बाद कॉम्बैट रोल्स के लिए आप ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म से एयरफोर्स में उनके साथ आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक लंबा पीरियड चलता है ट्रेनिंग का, करीबन 5 साल लग जाते हैं एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल मैच्योरिटी दिलाने में। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ है जो कि आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुका है। लेकिन जो आपका खुद का एयरक्राफ्ट है जो कि आपने डेवलप किया है, उसको जब आप इंडक्ट करते हैं तो वहाँ पर इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस का पीरियड आता है जिसमें कुछ पैरामीटर्स को लेकर
फ्लाइंग क्लियरेंस दी गई होती है। फिर दूसरे पैरामीटर्स के साथ आप कोशिश करते हैं एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करने की, फिर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलता है। उसके बाद आप दूसरे पायलट्स को ट्रेन करते हैं, स्क्वाड्रन को स्टैब्लिश करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनके रोल्स डिफाइन होते हैं। तो करीबन एक ब्रांड न्यू इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म को लेने के बाद जो प्रोसीजर था वही फॉलो होता है, लेकिन इसमें आईओसी और एफओसी का पीरियड ऐड हो जाता है। तो 8 से 12 साल का समय लग जाता है आपके खुद के डेवलप किए गए प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल मैच्योरिटी दिलाने में। तो तेजस जो है ये 2016 में सर्विस से इंडक्ट हुआ था, लेकिन अब जाकर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल मैच्योरिटी के करीब है। इसलिए तेजस मार्क 1 यहाँ पर लिए जा रहे हैं और डिमांड किया जा रहा है कि शुरुआत से ही हमें ये कॉम्बैट कैपेबल चाहिए, क्योंकि आप ऑपरेशनल मैच्योरिटी वाला पीरियड जो है पहले स्पेंड कर चुके हैं। तो जब कहा जाता है कि ये वेपन तेजस से इंटीग्रेट नहीं हुआ लेकिन तब भी एयरफोर्स इनको इंडक्ट नहीं कर रही, उसके पीछे यही रीज़न है कि हम पहले ही 8 से 12 साल का पीरियड स्पेंड कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल मैच्योरिटी दिलाने में। अब क्योंकि यहाँ पर एक एडवांस वर्जन आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से उतना पीरियड स्पेंड करेंगे इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनली मैच्योर बनाने में। तो तेजस पे अच्छा खासा समय हम स्पेंड कर चुके हैं। एडिशनल जब समय मांगा जाता है तो वो एयरफोर्स के हिसाब से वायबल नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स को कैपेबिलिटी मेंटेन करके चलनी है। तो इसीलिए जब यहाँ पर एडिशनल प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर करने की बात हुई, क्योंकि क्विक कैपेबिलिटी बूस्ट चाहिए, तो सबसे पहले तेजस मार्क 1 के एडिशनल ऑर्डर दिए गए, जबकि 83 मार्क 1 जो ऑर्डर किए गए थे उसमें से पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी 97 एडिशनल ऑर्डर दिए गए ताकि ये प्लेटफॉर्म जब सर्विस में इंडक्ट हो तो तुरंत ही ऑपरेशनल कर लिए जाए। यही रीज़न है रफाल के ऑर्डर्स देने का भी, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जब सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगे तो उस समय से ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल मैच्योरिटी के साथ ऑपरेट हो रहे होंगे, क्योंकि आप पहले से इन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये एक बड़ा रीज़न है रफाल के एडिशनल ऑर्डर देने का। तो अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आता है जिसको समझना ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे रफाल को हम ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशनल मैच्योरिटी ये प्लेटफॉर्म रीच कर चुका है, तो जो 5 साल का समय है वो हम कट शॉर्ट कर पाएंगे इनके प्रोक्योरमेंट के साथ। वैसे ही Su-30 MKI भी एडिशनल लिए जा सकते हैं। सुपर सुखोई में इनको अपग्रेड किया ही जा रहा है, तो रफाल की जगह Su-30 MKI को ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हम 78% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन पहुँचा ही रहे हैं। तो वो ज़्यादातर हमारा लोकल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म होगा और उनका प्रोक्योरमेंट कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ेगा। तो जब हम Su-30 MKI को रफाल के अगेंस्ट में पिच करते हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हर प्लेटफॉर्म हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Su-30 MKI जो कैपेबिलिटी लेकर आता है, जिस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी में उस कैपेबिलिटी के साथ रफाल नहीं है। तो रफाल एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है और ये बाय डिज़ाइन मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर इंजन लाइफ भी आपको ज़्यादा मिलेगी, एयरफ्रेम लाइफ भी आपको ज़्यादा मिलेगी, मेंटेनेंस ज़्यादा आसान मिलेगी क्योंकि मॉड्यूलर डिज़ाइन है, और अवेलेबिलिटी रेट भी हाई मिलेगा। अब अवेलेबिलिटी रेट को भी लेकर यहाँ पर डिबेट हो रही है। तो रफाल को लेकर भी ये कहा जाता है कि इसका अवेलेबिलिटी रेट पुअर है, और 2016 का डेटा लाया जाता है जहाँ पर फ्रेंच पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है ये 48.5% की मिल रही थी। तो एक ये डेटा लाया जाता है, प्लस कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं जो कि रफाल के स्पेयर्स के लिए रिलीज़ किए गए थे, और उससे ये प्रूफ करने की कोशिश करी जाती है कि रफाल का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो पुअर है। जबकि रियलिटी ये है कि ये जो 48% वाला फिगर है ये 2016 का फिगर है। 2019 में जो रफाल है ये एक यूनिफाइड परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क से कनेक्ट किया गया था। अब परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स क्या है और ये क्यों एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट इंप्रूव करता है? तो पहले क्या होता था कि मिलिट्री प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही है, जिस पेयर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए टेंडर रिलीज किए जाते हैं और पर्टिकुलरली उन्हें परचेज किया जाता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये एयरक्राफ्ट के अवेलेबिलिटी रेट को अफेक्ट करता है। वहीं पर परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स में आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को पे करते हैं, ये इंश्योर कराने के लिए कि एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में हो। तो आप मैन्युफैक्चरर को तभी पे करते हैं अगर आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। तो इस रूट के थ्रू जो एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट है वो बेहतर होता है, और यही चीज़ F-35 के साथ भी है और रफाल के साथ भी है। और इसके बाद जो रफाल का अवेलेबिलिटी रेट है वो इम्प्रूव हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने जब रफाल को परचेज़ किया था तो वहाँ भी परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का क्लॉज लगा था, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये 5 साल के लिए था, जो कि इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 75% के ऊपर हो। लेकिन अब ये एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पर रिन्यूअल हुआ है नहीं हुआ है इस पर कंफर्मेशन नहीं है। साथ में एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम की लाइफ ज़्यादा है क्योंकि कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, इंजन की लाइफ ज़्यादा है
और ओवरऑल एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो भी कम है। तो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट जो रफाल का है ये 15 से $17,000 पर आवर्स का है। इसके कंपैरिजन में Su-30 MKI आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर जो इंजन है वो ओल्डर जनरेशन का है, तो हाई फ्यूल बर्न रेट है, बहुत कम समय में आपको इंजन ओवरहॉल करना पड़ता है और इंजन चेंज भी करना पड़ता है। तो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $20,000 से $30,000 का पड़ जाता है। यहाँ पर हम पर आवर के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है ये Su-30 MKI का एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं हर एक एयरफोर्स में, और हर एक फाइटर टाइप जो है ये डिफरेंट रोल्स के लिए होता है। जहाँ चाकू से काम हो जाता है वहाँ तलवार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप अब चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।